नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो आप देख सकते हैं आपके पास में ये है, आज ही के दिन में अभी अभी जस्ट निकला हुआ है एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। अलग अलग सेवाओं और संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियाँ आरक्षण यहाँ पे कोटिवार दिया गया है कि आलोक में अधिसूचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य माध्यम से नियुक्त हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 और सारणी 2 में दर्शाई गई है। यानी कि लगभग 3 तरह के पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। हम लोग सब वन बाई वन देखते चल रहे हैं। सबसे पहला पोस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुमंडल पदाधिकारी जिसको बोलते हैं, या वरीय उप समाहर्ता जिसे जनरल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं। यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत ये निकला हुआ है। लेवल 9 का ये पोस्ट है। टोटल जो इसकी संख्या है आपका 100 है, जिसमें से आरक्षण जो है 34 आरक्षण आपको मिले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं आरक्षण कोटि वाइज दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। जैसे 40 अनारक्षितों के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 है, और महिलाओं के लिए इसमें 40 में से 14, 10 में से 4, अनुसूचित जाति के लिए 16, जिसमें से 6 सीट जो है महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, महिलाओं के लिए इसमें से कोई नहीं है, 18 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जिसमें से 6 महिलाओं के लिए है, और 12 पिछड़ा वर्ग के लिए जिसमें से 4 महिलाओं के लिए है। 2 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, वीआई के लिए 1, डीडी के लिए 1, ओएच के लिए 1 और एमडी के लिए 1। और मिनिमम उम्र जो होना चाहिए वो 22 साल होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया पहला पोस्ट का। दूसरा पोस्ट पुलिस उपाधीक्षक, जिसे गृह विभाग आरक्षित शाखा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 22 पोस्ट आए हैं, जिसमें से 6 पोस्ट आपको महिला के लिए है। तीसरा नंबर पे पोस्ट जो है वह है राज्य कर सह आयुक्त बिहार वित्त सेवा। इसके अंतर्गत जो है टोटल 76 पोस्ट आए हैं, जिसमें से 23 पोस्ट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। 4 नंबर में है अवर निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग के अंतर्गत टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें से कोई भी पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। अवर निबंधन या संयुक्त अवर निबंधन मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत टोटल 3 पोस्ट आए हैं, जिसमें से 1 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद में श्रम अधीक्षक या श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत टोटल 10 पोस्ट आए हैं, और 3 पोस्ट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है उसके बाद में आपका 7वां नंबर पे सहायक निबंधन या सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग के अंतर्गत टोटल 10 पोस्ट है, और 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 8 नंबर पे है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग के अंतर्गत टोटल 2 पोस्ट है, महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट आरक्षित नहीं है। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग के अंतर्गत टोटल 9 पोस्ट आए हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। 10 नंबर पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लेवल 9 का ही पोस्ट है। 1 पोस्ट केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कोई नहीं है। ईख पदाधिकारी के अंतर्गत गन्ना उद्योग विभाग, इसके अंतर्गत टोटल 44 पोस्ट है, लेवल 9 का ही पोस्ट है, और 14 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 12 नंबर में है प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के अंतर्गत 4 पोस्ट आए हैं, महिलाओं के लिए कोई नहीं है। 13 नंबर पे है सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 10 पोस्ट दिए गए हैं, आरक्षित महिला के लिए 1 पोस्ट है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं विकास आवास के अंतर्गत आपका 54 पोस्ट है, जो कि लेवल 7 का ही पोस्ट है, और 18 पोस्ट इसमें से जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। 15 नंबर पे है आपका ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग, इसके अंतर्गत जो है 65 पोस्ट टोटल आए हैं, जिसमें से 22 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद में 16 नंबर पे है आपका राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो कि लेवल 7 का पोस्ट होता है, जिसके अंतर्गत 365 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे है।
और जिसमें से 123 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 17 नंबर पे है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायती सेवा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 70 पोस्ट आए हैं, जिसमें से 22 पोस्ट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। 18 नंबर पे है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग के अंतर्गत टोटल 130 पोस्ट है, जिसमें से 47 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 19 नंबर पे है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, इसके अंतर्गत टोटल 56 पोस्ट है, जिसमें से 19 पोस्ट महिलाओं के लिए आप लोगों को दिया गया है। 20 नंबर पे आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत 31 पोस्ट है, जिसमें से 10 पोस्ट दिया गया है महिलाओं के लिए। उसके बाद में 21 नंबर प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत टोटल 5 पोस्ट आए हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। 22 नंबर पे है कि प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत 3 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और इस सब के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कहीं 22 कहीं 21 वर्ष है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद में संवर्ग 2 सारणी 2 के अंतर्गत जो 3 टाइप के पोस्ट अलग निकले हैं, एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या समाज कल्याण विभाग जो कि लेवल 9 का पोस्ट है, इसके अंतर्गत टोटल 20 पोस्ट निकले हैं, जिसमें से 6 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। 2 नंबर पर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्तीय बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा वित्त विभाग के अंतर्गत टोटल 32 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें से 9 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 3 नंबर पे मंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग केवल महिलाओं के लिए ये है, जिसके अंतर्गत टोटल 101 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं, जिसमें से 101 पोस्ट ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे है 101 ही पोस्ट है, और 101 पोस्ट ठीक है ना यहाँ पे तो 101 पोस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं इस तरह से ये सब पोस्ट आपका दिखाई दे रहा है, आप सब और एक बार देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये सब तो दिया हुआ है टिप्पणी, जिसके अंतर्गत परीक्षा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है इसे हम लोग देखते हैं। 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको सिंपली मतलब आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन का डिग्री अगर होगा तो हो जाएगा, मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा नंबर पे है आपका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसका शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ही होनी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से ही एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। 3 नंबर पे आपका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। केवल इन्हीं 5 विषयों से जो किए होंगे वो लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है 4 नंबर पे अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान एवं अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है, और वैकल्पिक विषय के रूप में मनोविज्ञान विधि में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, यानी कि आप बीए की डिग्री कहाँ से किए हैं, या ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से किए हैं, क्या कब पास आउट हुए, ये सब देना पड़ेगा। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। यानी कि जो आप स्पेशल जो 3 एक्स्ट्रा निकले हैं उसे आप उस समय बताना पड़ेगा। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा। तीसरा नंबर पर बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही बिहार आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में है आपका
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल जिसे बोल सकते हैं वो। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में उसे अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उसके बाद में आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र अपने कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अगला है कि समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार 10% आरक्षण दे होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 यानी कि प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। उसके बाद में है आपका आरक्षण के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण कोटि से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन करते समय कॉलम में भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध अनिवार्य होना चाहिए। अनारक्षित के लिए आपका कोड 1 होगा, अनुसूचित जाति के लिए कोड होगा 2, अनुसूचित जनजाति के लिए कोड होगा 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोड होगा 4, पिछड़ा वर्ग के लिए कोड होगा 5, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए होगा कोड 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होगा 7। उसके बाद में है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें 35% जो है क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं के लिए, वही इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ये सब आप देख। उम्र सीमा के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। 1/8/2026 से गणना की जा रही है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष। कुछ पदों के लिए 20 वर्ष भी है, कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 22 वर्ष है। और अधिकतम पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। सारणीय क्रम संख्या 2 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 12 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष, क्रम संख्या 1, 3 से 11 या 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष न्यूनतम आयु। सारणी 2 के क्रम संख्या 1 एवं 3 के लिए 21 वर्ष और क्रम संख्या 2 के लिए 22 वर्ष अनिवार्य होना चाहिए। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी। जो आप मैट्रिक में आपका होगा वही मान्य होगा। उसके बाद में ये सब सामान्य जानकारी दी गई है जिससे आप पढ़ लेंगे। शारीरिक क्षमता के अंतर्गत जो पुलिस वाले पद होंगे उसमें आपको ये जांच होगा, मतलब उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला, सक्रिय तथा उसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों की भाली भांति पालन करने में बाधा न हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। बिहार पुलिस सेवा पद के उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली यहाँ पे दिया गया है प्रशिष्ट क में। शुल्क यहाँ पे जो है आपका शुल्क तो 100 रुपया ही दे होंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है उसे बायोमेट्रिक के रूप में प्रत्येक परीक्षा के लिए 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद में एकीकृत संयुक्त परीक्षा योजना के लिए परीक्षा संरचना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसके अंतर्गत एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्न 150 होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्न मार्क किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCD प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABCD और U में से एक विकल्प का चयन करना होगा। ABCD में से यदि अभ्यर्थी किसी उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प E का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों ABCD में से किसी एक का चयन नहीं करता है तो उसे अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक कटौती की जाएगी। यानी यदि आप आंसर नहीं भी देंगे तब भी 1/3 अंक काट लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा है जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल
संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान, याद रखिएगा, समान विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार हिस्ट्री, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता से जांचने वाले प्रश्न होंगे। इसका विषय का भी अध्ययन यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन सा पूछा जाएगा। इसमें इस परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसके लिए क्रमिक यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कम से कम सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त अनिवार्य है, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मिनिमम इतना नंबर आना चाहिए। 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए जो अनिवार्य विषय होंगे लिखित परीक्षा, उसमें सबसे पहला होगा सामान्य हिंदी का एक प्रश्न होगा जो कि 100 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु मेगा निर्धारण के प्रयोजन इसकी गणना नहीं की जाएगी। 100 में से 30 नंबर आना चाहिए पास होने के लिए, बट ये गणना में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका सामान्य अध्ययन प्रपत्र 2 होगा, प्रश्न पत्र 2, तो इसमें 300 अंक होंगे, 300 घंटे का एग्जाम होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 3 होगा, जिसमें 300 अंक पूछे जाएंगे और 3 घंटे का होगा। और चौथे नंबर पे हो जाएगा निबंध, जिसके अंतर्गत 300 अंक पूछे जाएंगे और आपका घंटा मिलेगा, आपका 3 घंटा मिलेगा। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू आधारित एवं परीक्षा 2 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेगा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसमें से आप बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी विषय आप चुन सकते हैं जो आपके रुचि के अनुसार, आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है उसके अनुसार चुन लीजिए, या उसके अलावा अगर कोई भी अगर रुचि है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट 100 में मात्र जो कटअप निर्धारित होगा उसके अंतर्गत आपको लाना पड़ेगा। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो है इसमें सामान्य हिंदी का तो एक प्रश्न रहेगा ही, केवल 30 नंबर लाना है, जिसमें से समान अध्ययन प्रपत्र 2 होगा 300 मार्क का और समान अध्ययन प्रपत्र 300 मार्क का होगा। बस यही आपका है, मतलब निर्धारित किया गया। इसमें निबंध नहीं लिखना है और इसमें आपका वही आपका इसमें से अनिवार्य विषय में से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम और समाज कल्याण में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद में आपका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के अंतर्गत सामान्य हिंदी, इसमें से 100 में से 3 नंबर लाने हैं। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसके अंतर्गत 300 अंक होगा, 3 घंटा का। और समान अध्ययन द्वितीय पत्र 3, जिसमें से 300 अंक का होगा, 3 घंटे का। इसमें भी आप वाणिज्य और शास्त्र, गणित और संख्यांकी में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद में आपका अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, इसके अंतर्गत भी एक हिंदी होगा, 100 में से 30 अंक। इसका पेपर 1 होगा आपका 300 मार्क का और पेपर 2 होगा आपका 300 मार्क का। इसमें भी आप मनोविज्ञान और विधि में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरह से आपका दिया है टिप्पणी में कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा लिख अलग से आवेदन दिया जाएगा और जिसमें सफल अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु विविध प्रक्रिया से जमा होगा। एकीकृत मुख्य परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न पदों के लिए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। सभी भाषाएतर विषयों के लिए हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारी को नहीं होगी। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है तो चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य नहीं करने पर के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। और इसमें जो है मुख्य परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 32% लाना अनिवार्य होगा, न्यूनतम अंक। उसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2.5 गुना होगी। कोटिवार समान कटअप प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कर लिया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के में अनिवार्य रूप से सेवा पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवारी द्वारा अधिमान अधिंकित किया जाएगा उसी पद पर के बारे में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण होगा, जिसके अंतर्गत आपको बाद में पता चलेगा। मेगा सूची का निर्धारण जो है आपका मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 900 अंकों पर होगा, जिसमें समान अध्ययन के 300, समान अध्ययन पत्र 2 के 300 और निबंध के 300 और साक्षात्कार के लिए 120 अंक, यानी कि 1020 अंकों पर आपको मेगा सूची बनेगा। बाल विकास परियोजना के लिए आपका 900 ही अंक होगा, जिसमें प्रश्न पत्र 300, प्रश्न पत्र 2 300 एवं ऐच्छिक विषय 300 और आपका 120 नंबर के जो होंगे 1020 नंबर पे यहाँ पे भी तय किया जाएगा। उसके बाद में अंतिम मेगा सूची में समान प्राप्त होने की स्थिति में मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने पर उससे मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेगा जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र एवं जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार का नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेगा क्रम में स्थान दिया जाएगा। इस तरह से ये सब चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका वैकेंसी निकल चुका है और इसको भरने के लिए तिथि यहाँ पे निर्धारित की गई है। आपका 7/5/2025 से शुरू होगा और 31/5/2025 तक भरा जाएगा। तो आप लास्ट टाइम का वेट नहीं करें, आप चाहें तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी प्रमाण पत्र संबंधित प्रमाण पत्र कागज़ को PDF फॉर्मेट में निर्धारित करना है। इसमें सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कैसे, मैं एक फॉर्म भर के ज़रूर दिखाऊंगा इसी चैनल पे, आप देखिएगा कैसे फॉर्म भर सकते हैं। आप लास्ट टाइम का वेट नहीं करें और इसे आप निश्चित रूप से भर देंगे। ये हमारा टोटल कंप्लीट आपका हो गया। ये दिया हुआ है कि आपका क्या माप होना चाहिए, इसे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमने नोटिफिकेशन देख लिया। वीडियो अभी तक आपने देखा तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से आप भरिए, इसमें बहुत अच्छा पोस्ट है। STM के लिए 100 पोस्ट है और भी पोस्ट बहुत अच्छी हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।